आपके साथ पल्लवी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहले खबर से। आपको बता दें चीन के साथ कोर कमांडर की 10वें दौर की वार्ता हुई, जिसमें भारतीय सैनिकों की हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और दिप्सांग जैसे इलाकों से वापसी पर जोर दिया गया। पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और दिप्सांग से सैनिकों को पीछे हटाने के लिए कोर कमांडर की वार्ता हुई, जिसमें भारतीय वार्ताकारों ने पूर्वी लद्दाख के इन मुख्य बिंदुओं से चीनी सैनिकों की जल्द वापसी पर जोर दिया। पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी छोर से भारत और चीन के सैनिकों, अस्त्र शस्त्रों और सैन्य उपकरणों को हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी होने के 2 दिन बाद कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता हुई। वहीं आपको बता दें कि दिशा मामले में न्यायाधीश ने पूछा, यदि किसी डकैत से मिला हूं तो क्या मैं भी डकैती करता हूं। जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि के खिलाफ शनिवार को दिल्ली की एक अदालत के मामले में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने जांच एजेंसी से कुछ चुभते हुए सवाल पूछे। न्यायाधीश ने साजिश के संबंध में पुलिस की ओर से दलील किए जाने पर पूछा, यदि मैं मंदिर निर्माण के लिए डकैत से संपर्क करूं तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं डकैती से जुड़ा हुआ था? उसके खिलाफ क्या साक्ष्य है? अदालत ने टूलकिट मामले में दिशा रवि की जमानत याचिका पर अपना आदेश मंगलवार के लिए सुरक्षित रख लिया। न्यायाधीश ने कहा कि वह सिर्फ पुलिस सिर्फ अंदाजा लगाकर ज्ञात तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचकर और बगैर पर्याप्त सबूत के अनुमान लगाकर कार्रवाई कर रही है। और 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा से इसका क्या संबंध है? न्यायाधीश ने कहा कि जब तक मेरा अंतःकरण संतुष्ट नहीं हो जाता है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। यही सुनवाई के दौरान दिशा ने कहा कि यदि किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठाना राजद्रोह है तो वह जेल में रहे, यही ठीक है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने दिशा की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत में आरोप लगाया कि यह भारत में हिंसा भड़काने की साजिश का हिस्सा थी और उसने ईमेल जैसे साक्ष्य मिटा दिए। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुई अदालत से यह कहा था। नशीले पदार्थ मामले में भाजपा नेता 25 दिन के हिरासत में। नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में कोलकाता में गिरफ्तार की गई भाजपा नेता पामेला गोस्वामी को स्थानीय अदालत ने 25 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कोलकाता पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक पुलिस ने शुक्रवार को पामेला की कार को रोका था और तलाशी के दौरान 100 ग्राम कोकीन उनके हैंडबैग और कार से मिली। अदालत में पेशी के दौरान पामेला ने अपनी पार्टी के एक सहयोगी पर साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि वह व्यक्ति भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय का करीबी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गोस्वामी कुछ समय से नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल थे। पामेला को उनके एक मित्र प्रदीप कुमार और उनके निजी सुरक्षा गार्ड के साथ कोलकाता के न्यू अलीपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक पामेला के थैले और कार में लाखों रुपए मूल्य की 90 ग्राम कोकीन पाए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, खेती किसानी को प्रौद्योगिकी पूंजी देने के लिए सुधार जरूरी। जी हां, नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री ने ये कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने पड़ चुके कानूनों को रद्द करने और कारोबार के लिए व्यवस्था अधिक सुगम बनाने की जरूरत पर बल देते हुए शनिवार को कहा कि मजबूत आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों का एकजुटता के साथ काम करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूंजी और प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए सुधार जरूरी है। मोदी ने नीति आयोग की संचालन परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र को भी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान में भाग लेने का जरूर हक है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसानों के असंतोष का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने और राज्य को GST मुआवजा शीघ्र जारी करने की शनिवार को अपील की। सिंह ने नीति आयोग की शासी परिषद की 6ठी बैठक में अपने रिकॉर्ड किए गए संदेश में यह कहा। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने SYL नहर मुद्दे पर केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं आपको बता दें, चुनावी राज्यों में केंद्रीय बलों की 250 कंपनियां तैनात की जाएंगी। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों की 250 कंपनियां लगाने का फैसला किया है।
इन्हें जरूरत के मुताबिक विभिन्न राज्यों में रवाना होने के आदेश शनिवार को जारी किए गए। वहीं चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह सचिव की बैठक के बाद इस आशय का आदेश जारी किया। इनमें सबसे ज्यादा तैनाती बंगाल में ही होगी। वहीं आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कई विधायकों और सांसदों को केंद्र की ओर से वीआईपी सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। इनमें वे नेता भी शामिल हैं जो हाल ही में तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों से भाजपा में शामिल हुए हैं। होशंगाबाद शहर का नाम अब नर्मदापुरम होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि नर्मदा नदी के किनारे बसे होशंगाबाद का नाम बदलकर अब नर्मदापुरम रखा जाएगा। इस संबंध में एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा शुक्रवार शाम भोपाल से लगभग 80 किलोमीटर दूर होशंगाबाद में आयोजित नर्मदा जयंती कार्यक्रम के दौरान की। नर्मदा के तट पर एक सभा को संबोधित करते हुए चौहान ने लोगों से पूछा कि क्या सरकार को होशंगाबाद का नर्मदापुरम नाम पसंद आएगा। होशियारपुर में एक किसान पिता पुत्र ने जहर खाकर जान दे दी। पंजाब के होशियारपुर के एक गांव में कर्ज में डूबे हुए एक किसान और उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली। दोनों ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि वे केंद्र के नए कृषि कानूनों और राज्य सरकार द्वारा उनके ऋण माफ करने में विफलता को लेकर परेशानी के कारण जान दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक मुनीश कुमार के मुताबिक किसान जगतार सिंह और उनका बेटा कृपाल सिंह शनिवार सुबह मोहादीपुर गांव में अपने घर पर मृत पाए गए। दोनों ने जहर खाकर जान दे दी। वहीं दोनों ने अपने सुसाइड नोट में पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। होशियारपुर के दसूहा के गांव मोहद्दीपुर ने दोनों ने सल्फास खा ली थी। दोनों पर काफी कर्ज था। वहीं जगतार सिंह के भाई सुखविंदर के हवाले से पुलिस ने बताया कि दोनों रात को सोने चले गए थे। सुबह उनके घर से रोजाना की तरह दूध लेने के लिए लोग आए थे। निर्वाचित सरकारों को काम करने दिया जाए, ऐसा कहना है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शनिवार को कहा कि सभी तरह के अपराधों का राजनीतिकरण और किसी निर्वाचित सरकार की कार्रवाई को चुनाव नजरिए से देखना देश की शांति और विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मुख्यमंत्री ने यह बात नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में कही। पटनायक ने कहा कि प्रत्येक अपराध का राजनीतिकरण किया जा रहा है। किसी निर्वाचित सरकार की प्रत्येक कार्रवाई को चुनावी दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। इस तरह का माहौल देश में विकास की गति और शांति के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। यह समय है जब देश इस चुनावी माहौल से बाहर निकले और निर्वाचित सरकारों को काम करने दिया जाए। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोविड-19 के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 7 दिनों में छत्तीसगढ़ में संक्रमण के रोजाना के मामलों में वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटों में राज्य से 259 नए मामले सामने आए हैं। वहीं केरल में रोजाना संक्रमण के मामलों में वृद्धि होती जा रही है और पिछले एक सप्ताह में महाराष्ट्र में भी तेज बढ़ोतरी हुई है। इससे शनिवार को देश में संक्रमण के नए मामले बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि मंत्रालय ने बयान में कहा 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोविड-19 के 6112 नए मामले आए। वहीं महाराष्ट्र की तरह पंजाब में भी रोजाना के मामले बढ़ रहे हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 383 नए मामले आए। वहीं मंत्रालय ने कहा कि 13 फरवरी के बाद से मध्य प्रदेश में भी संक्रमण के मामले बढ़े हैं। 24 घंटे में राज्य से 297 नए मामले आए। वहीं मंत्रालय ने कहा कि कोरोना विषाणु संक्रमण की कड़ी तोड़ने और इसके प्रसार पर रोक लगाने के लिए उचित व्यवहार अपनाए जाने की अभी भी जरूरत है। वायुसेना ने जम्मू कश्मीर हवाई अड्डा बंद करने का फैसला वापस लिया। जम्मू कश्मीर में 10 मार्च से 41 दिन तक जम्मू हवाई अड्डे पर विमानों की आवाजाही केवल 7 घंटे ही होगी, क्योंकि वायुसेना ने हवाई पट्टी पर मरम्मत के काम को लेकर अगले महीने 15 दिन तक हवाई अड्डे को पूर्ण रूप से बंद करने के अपने प्रस्तावित आदेश को वापस ले लिया है। अधिकारियों ने शनिवार को इस बारे में बताया। वायुसेना ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के साथ शुक्रवार को बैठक में फैसले की समीक्षा की।
और इसमें बदलाव किया। पहाड़ों पर बारिश, बर्फबारी, सर्दी है अभी जारी। देश भर के ज्यादातर क्षेत्रों में सर्दी का सितम जारी है। वहीं कपा देने वाली सर्द हवाओं के बीच देश के कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी का दौर भी चल रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल यह सिलसिला 2 दिन तक और जारी रहने के आसार है। वहीं 21 फरवरी के बाद मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसी बीच बसंत के मौसम में राजधानी दिल्ली ने घने कोहरे की सफेद चादर ओढ़ ली। हालांकि दिन में लोगों को स्वेटर उतारना पड़े, लेकिन शाम होते होते फिर तक ठंड बढ़ जाती है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने पीली चेतावनी जारी की है, तो देश भर के ज्यादातर इलाकों में दिन और रात के तापमान में भारी अंतर दिख रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाके कोहरे की चपेट में है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार के सुबह घना कोहरा छाया रहा और न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों में बर्फबारी 1-2 दिन के अंतर से पूरे हफ्ते तो होगी ही, बाकी मैदानों में कोहरे का दौर भी जारी रहेगा। शनिवार को दिल्ली सहित आसपास के कई इलाके घने कोहरे की चपेट में रहे। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि पालम में दृश्यता 0 मीटर थी और सफदरगंज में यह 100 मीटर थी। शनिवार सुबह 8:30 बजे हवा में नमी 100% दर्ज की गई, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही कोहरे की सघनता कम हो गई। आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार दृश्यता जब 0 से 50 मीटर के बीच होती है तब अत्यधिक घना कोहरा होता है। घना कोहरा होने पर दृश्यता 51 मीटर से 200 मीटर के बीच होती है। इसी तरह 201 मीटर से 500 मीटर के बीच दृश्यता होने पर हल्का कोहरा होता है। वहीं स्थानीय मौसम विभाग ने बताया कि शनिवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। उधर देश भर के ज्यादातर राज्यों में सर्दी का सितम जारी है। वहीं कपा देने वाली सर्द हवाओं के बीच देश के कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी का दौर भी चल रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल यह सिलसिला 2 दिन तक और जारी रहने के आसार हैं। 21 फरवरी के बाद मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश में 5 दिन मौसम खराब रहने के आसार बने हुए हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 21 से 25 फरवरी तक ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम खराब रहेगा, जबकि 23 फरवरी तक शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में अधड़ और बारिश की चेतावनी के साथ पीली चेतावनी जारी की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो सकती है। पीएम मोदी आज भाजपा पदाधिकारियों के करेंगे संबोधित। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की रविवार को होने वाली बैठक से पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को राष्ट्रीय महासचिवों और राज्यों के संगठन महामंत्रियों के साथ कुछ अहम बैठक की। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। वहीं आपको बता दें, कोरोना महामारी के दौरान यह राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक होगी जिसमें नेताओं की शारीरिक उपस्थिति रहेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को हुई अहम बैठकों में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के एजेंडे, राज्य की इकाइयों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों और चुनावी राज्यों की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। वहीं भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक रविवार को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक दिल्ली के NDSC कन्वेंशन सेंटर में होगी। उन्होंने कहा कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति होगी और बैठक की अध्यक्षता जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। प्रधानमंत्री इस बैठक का शुभारंभ करेंगे और संबोधित भी करेंगे। वहीं रविवार की बैठक में सभी राज्यों के अध्यक्षों के अलावा प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी प्रदेश महामंत्री भी हिस्सा लेंगे। उन्नाव केस में एक किशोरी की हालत में सुधार आ रहा है, उसे वेंटिलेटर से हटाया गया है। उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के असोहा थाना क्षेत्र में बेसुध पाई गई एक दलित किशोरी की हालत में अब सुधार होने लगा है और शनिवार को उसे वेंटिलेटर से हटा दिया गया। कानपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक प्रीतिंदर सिंह ने कहा कि लड़की की हालत में सुधार दिखने के बाद डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर से हटाने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि लड़की अभी भी पुलिस से बात करने और घटना के बारे में बताने की स्थिति में नहीं है।
गौरतलब है कि असोहा थाना इलाके के बबुराहा गांव में गत 17 फरवरी की शाम खेतों पर घास लेने गई 3 दलित किशोरियों के एक खेत में संदिग्ध अवस्था में बेसुध पाए जाने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। चिकित्सकों ने 2 किशोरियों को मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि एक अन्य किशोरी की हालत गंभीर थी, जिसे उन्नाव अस्पताल ले जाया गया और बाद में इलाज के लिए उसे कानपुर भेजा गया। उन्होंने कहा कि चिकित्सक उसकी स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और उचित देखभाल कर रहे हैं। किशोरी की सुरक्षा के लिए अस्पताल में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। कानपुर के रिजेंसी अस्पताल द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि उपचार के तीसरे दिन ही लड़की की वेंटिलेटर से हटा लिया गया और उसकी हालत में अब सुधार हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि उन्नाव जिले में 2 दलित किशोरियों की मौत के मामले में पकड़े गए दोनों आरोपियों को एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। उन्नाव के अपर पुलिस अधीक्षक वीके पांडे ने बताया कि असोहा कांड में गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को आज न्यायालय में पेश किया गया। अदालत में नाबालिग आधार कार्ड की जांच में बालिग निकला है और अदालत ने दोनों अभियुक्तों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गणतंत्र दिवस के आरोपी ने बठिंडा में बुलाई जनसभा। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में हिंसा भड़काने के आरोप में दिल्ली पुलिस द्वारा वांछित एक अभियुक्त ने किसानों के आंदोलन के पक्ष में 23 फरवरी को बठिंडा में एक जनसभा बुलाई है। गैंगस्टर से कार्यकर्ता बने लखा सिधाना ने शनिवार को सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में लोगों से उसके कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। सिधाना ने वीडियो में कहा कि हम पिछले 7 माह से प्रदर्शन कर रहे हैं और अब यह प्रदर्शन अपने चरम पर है और इस संबंध में हम 23 फरवरी को बठिंडा जिले के महराज गांव में बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में रहने वाले सभी पंजाबियों से अपील करता हूं कि वे लाखों की संख्या में इसमें शामिल हो सके, ताकि केंद्र सरकार को पता चल सके कि युवा हताश नहीं है, टूटा नहीं है, बल्कि तैयार है और अपनी अंतिम सांस तक हम उनके लिए लड़ते रहेंगे। सिधाना एक वक्त खतरनाक गैंगस्टर था और उस पर पंजाब में अनेक मामले दर्ज हैं। अभी के लिए गुड मॉर्निंग भारत में इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।